दोस्तों एक जमाने में रेड बुल भारत के एनर्जी ड्रिंक का बादशाह हुआ करता था और रेड बुल को हराने की कोशिश सबने की। युवाओं में सबसे ज्यादा चर्चित Red Bull Cola, the popular caffeine drink that the company has sold some 35 billion cans in 165 countries. Red Bull and Monster make up more than half of the energy drink market. Red Bull gives you wings. पहले इंडिया में मॉन्स्टर आया, फिर सिंगा आया, फिर बिस्लरी ने ऊर्जा लॉन्च किया, यहाँ तक कि कोको कोला जैसी बड़ी ब्रांड ने भी रेड बुल को हराने का 3 बार प्रयास किया। पहले उन्होंने बर्न लॉन्च किया, फिर मॉन्स्टर के साथ पार्टनर करके उन्होंने मॉन्स्टर को इंडिया में लाया, फिर कोको कोला ने चार्ज्ड लॉन्च किया। लेकिन तीनों बार हजारों करोड़ रुपए होने के बावजूद भी कोको कोला, बिस्लरी, पेपर बोट कोई भी रेड बुल को हरा नहीं पाया। रेड बुल का मार्केट में इतना दबाव था कि 2018 में रेड बुल अकेले ही 75% मार्केट शेयर रखकर बैठा था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि रेड बुल के साथ पूरा भारतीय मार्केट चौंक गया, क्योंकि पेप्सिको ने लॉन्च किया एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक जिसने रेड बुल की छुट्टी कर दी। इस एनर्जी ड्रिंक का नाम है स्टिंग एनर्जी। पेप्सिको ने धमाकेदार एंट्री मारी है अपने हाई वोल्टेज एनर्जी ड्रिंक स्टिंग एनर्जी के साथ। एनर्जी बोले तो स्टिंग। और ये देखिए, स्टिंग ने रेड बुल की ऐसी हालत कर दी कि जहां 2018 में रेड बुल 75% के मार्केट शेयर पर था, 2023 आते आते रेड बुल का मार्केट शेयर सिर्फ 7% हो गया और स्टिंग आज इंडियन एनर्जी ड्रिंक का बादशाह बन चुका है, क्योंकि आज स्टिंग 90% मार्केट शेयर पर बैठा हुआ है। यहां तक कि स्टिंग आज पेप्सी और माउंटेन ड्यू दोनों से भी ज्यादा बिकता है। तो सवाल यह है कि भारतीय एनर्जी ड्रिंक मार्केट में टिकना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है, और इतना मुश्किल है तो स्टिंग ने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया जिससे स्टिंग ने रेड बुल को इंडिया में हरा दिया। और स्टिंग की इस रोमांचक कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एनर्जी ड्रिंक के सेगमेंट में 2017 में रेड बुल के अलावा कोई भी बड़ा प्लेयर था ही नहीं। बाकी मॉन्स्टर, क्लाउड9 और सिंगा जैसे प्लेयर्स कभी भी इस मार्केट में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। जो भी मार्केट में आया वो एक तो बैन हो गया, या उसके ऊपर केस हो गया, या फिर बस बिकना बंद हो गया। स्कूल और कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे में हाई कैफीन वाली एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी हो रही है। सरकार का मानना है कि कैफीन वाले ये एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों की सेहत के लिए घातक होते जा रहे हैं। Food and Drug Administration Minister has announced that the department is set to announce a ban on the sale of caffeine-rich energy drinks within 500 meters of schools in the state. Caffeine and high levels of sugar in energy drinks can cause severe health issues. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट का बादशाह पेप्सी या कोक नहीं, अपनी फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसे हम कहते हैं FSSAI। देखो, हर एनर्जी ड्रिंक का एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो उसकी एनर्जी और रिफ्रेशमेंट को बनाता है। पहले इसमें होता है कैफीन, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट देता है। उसके बाद होते हैं बी विटामिन, जो आपके मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट करते हैं और आपको एनर्जी लेवल मेंटेन करने में मदद करते हैं। फिर आता है शक्कर, जो आपको तुरंत टेस्ट और एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर आता है कार्बोनेशन, जो आपके ड्रिंक को फिजी और रिफ्रेशिंग बनाता है। इसके बाद अगर आप प्रीमियम ब्रांड्स को देखोगे तो उनमें कुछ ऐसे एडिशनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ड्रिंक को और भी पावरफुल बनाते हैं। इसमें आता है टॉरिन, जो फिजिकल परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस को बूस्ट करता है। फिर आता है जिनसेंग, जो मेंटल क्लैरिटी और फोकस इंप्रूव करता है। और फिर आता है गौराना, जो एक नेचुरल स्टिमुलेंट है और एनर्जी लेवल्स को और ज्यादा सस्टेन करता है। और ये कॉम्बिनेशन आपके एनर्जी ड्रिंक को एक हाई परफॉर्मिंग रिफ्रेशिंग बेवरेज बनाता है, जो इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट के लिए आइडियल होता है। और यहीं पर आती है दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। 2015 तक इंडिया में एनर्जी ड्रिंक के लिए सेफ्टी को लेकर कोई भी क्लियर रूल्स थे ही नहीं, और तब सारी फॉरेन कंपनीज ने अपने ग्लोबल फॉर्मूलाज फॉलो किए। तो वो अपने ड्रिंक में डालते थे कैफीन, टॉरिन, जिनसेंग और गौराना जैसे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स।
लेकिन जैसे जैसे एनर्जी ड्रिंक मार्केट ग्रो कर रहा था, 2015 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस मार्केट पर स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। But the Food Safety and Standards Authority of India has now decided to put an end to this charade. The FSSAI has instructed all e-commerce companies not to label dairy-based, cereal-based or malt-based beverages as health drink or energy drink. FSSAI has clarified that the term health drink is not really clearly defined under the FSA Act 2006 or rules and regulations which really govern the industry. Marketing of energy drinks should be limited or forbidden until independent research confirms their safety, particularly among adolescents. क्योंकि यंग कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा कैफीन और हर्बल स्टिमुलेंट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो हार्मफुल हो सकता है, और इन रूल्स ने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया। ये देखिए, इसमें रूल नंबर 1 ये कहता है कि एनर्जी ड्रिंक्स में 300 mg पर लीटर से ज्यादा कैफीन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि 250 ml के कैन में ज्यादा से ज्यादा 75 mg कैफीन अलाउड है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि कैफीन, जिनसेंग और गौराना जैसे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स को एनर्जी ड्रिंक्स में मिक्स करना अलाउड नहीं था, और इसके साथ साथ हर एनर्जी ड्रिंक को FSSAI से अप्रूवल लेना पड़ता था। और दोस्तों, ये रूल्स आते ही मार्केट में आतंक मच गया। क्यों? क्योंकि Cloud9 और सिंगा जैसे ब्रांड्स इलीगल बन गए, क्योंकि उनमें हर्बल एक्सट्रैक्ट्स का मिक्स डाला जा रहा था, और नए ब्रांड्स मार्केट में आने से रुक गए क्योंकि अब उन्हें FSSAI के अप्रूवल्स का वेट करना पड़ रहा था। इन ब्रांड्स को या तो मार्केट से अपने प्रोडक्ट्स हटाने पड़े या नए फॉर्मूलाज के अप्रूवल के लिए रुकना पड़ा। और दोस्तों, क्या आपको पता है, किसी भी कंपनी को अगर अपना फॉर्मूला बदलना पड़े तो उसको मार्केट में एंट्री मारने में कई साल लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको अपना रॉ मटेरियल चेंज करना होगा, टेस्ट पर रिसर्च करना होगा, नई सप्लाई चेन बनानी होगी, नए रेगुलेशंस का पालन करना होगा, और ये सब कामों में कई साल लग सकते हैं। लेकिन जब ये सारे ब्रांड्स अपनी स्ट्रैटेजी पर सोच रहे थे, पेप्सिको ने मौके पे चौका मारा। पेप्सिको ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो बराबर FSSAI के गाइडलाइंस को फॉलो करता हो, और इस ड्रिंक का नाम था स्टिंग एनर्जी। पेप्सिको ने धमाकेदार एंट्री मारी है अपने हाई वोल्टेज एनर्जी ड्रिंक स्टिंग एनर्जी के साथ। एक्सप्लोसिव एनर्जी, अनबीटेबल प्राइस, मार्केट में तेजी से ट्रेंड सेट कर रहा है। अगर आप स्टिंग को देखोगे तो इसके 250 ml में सिर्फ 50 to 75 mg कैफीन होता है, और जिनसेंग, गोराना और टॉरिन जैसे प्रॉब्लमैटिक इंग्रेडिएंट्स को पेप्सी ने ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि डे 1 से वो एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहते थे जो रेगुलेशन से कंप्लायंट हो। और रेड बुल, जो स्टिंग का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता था, उसको 20 या 50 रुपए के मार्केट में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वो बस प्रीमियम कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आधे से ज्यादा ब्रांड्स रेगुलेशंस में फंस गए। कोक इस कैटेगरी में कुछ खास कर नहीं रहा था, और रेड बुल इस कैटेगरी में इंटरेस्टेड ही नहीं था। इसीलिए दोस्तों, जब मार्केट में स्टिंग 20 और 50 रुपए में लॉन्च हुआ तो उसने पूरे मार्केट को हिला कर रख दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर स्टिंग 1000 करोड़ रुपए कमा सकता है, इसका मतलब तो यह है कि 20 रुपए की एनर्जी ड्रिंक वाली कैटेगरी में बहुत सारा पैसा है, राइट? अब ये बात सबको समझ आ चुकी है, लेकिन फिर भी स्टिंग के अलावा कोई भी नया प्लेयर या कोई नया स्टार्टअप इस मार्केट में कामयाब क्यों नहीं हो पाया? इनफैक्ट सिंगा की जो 250 ml की एनर्जी ड्रिंक है वो भी 50 रुपए में मिलती है। इसके अलावा मार्केट में दूर दूर तक कोई कंपटीशन है ही नहीं। दोस्तों, यहीं पर आता है पेप्सिको का ब्रह्मास्त्र, और इसे कंज्यूमर मार्केट में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्केल का कमाल। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जब तक रिलायंस या कोक जैसा बड़ा प्लेयर हजारों करोड़ रुपए जला नहीं देता, तब तक पेप्सिको को कोई हिला भी नहीं सकता, क्योंकि पेप्सिको के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 बड़े सुपर पावर्स हैं, और इसमें से एक है पेप्सिको का ब्रह्मास्त्र। तो चलिए इनके सुपर पावर को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, पेप्सिको का पहला सुपर पावर है कॉस्ट। पहले तो पेप्सिको ने एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स को अवॉइड किया। जहां बाकी एनर्जी ड्रिंक्स जिनसेंग और गौराना जैसे कॉस्टली एक्सट्रैक्ट्स यूज करते थे, वहीं स्टिंग ने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अवॉइड करके अपना कॉस्ट काफी कम कर दिया। इससे रेगुलेशंस का झंझट भी कम हुआ और अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ गई। सेकेंडली, रेड बुल एल्यूमिनियम कैंस में आता है जो कि काफी कॉस्टली होते हैं, लेकिन स्टिंग ने प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल किया जो काफी सस्ते होते हैं। और प्लास्टिक बॉटल्स का बेस्ट पार्ट यह है कि पेप्सिको अपने बाकी प्रोडक्ट्स के लिए एनीवेज प्लास्टिक बॉटल तो यूज करता ही है। इसका मतलब यह है कि प्लास्टिक बॉटल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल से लेकर फैक्ट्री तक हर चीज पेप्सी के पास पहले से ही मौजूद थी, तो उन्हें फैक्ट्री पर करोड़ों रुपए खर्च नहीं करना पड़ा।
पेप्सिको का दूसरा पावर है स्केल। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब पेप्सिको रॉ मटेरियल्स खरीदता है तो बल्क में इतनी ज्यादा क्वांटिटी खरीदता है कि उसको लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट मिलता है। जैसे एक छोटी एनर्जी ड्रिंक कंपनी 1 टन शुगर खरीदती है तो उसको 50 रुपए पर केजी रेट मिलता है, लेकिन पेप्सिको जैसा एक ग्लोबल जायंट जब एक साथ 1 लाख टन का शुगर खरीदता है तो उसको 30 रुपए पर केजी का रेट मिलता है। तो पेप्सिको का जो कॉस्ट प्राइस है वो इतना लो हो जाता है कि नए प्लेयर्स इस प्राइस पे compete नहीं कर सकते। इसी वजह से पेप्सिको ज्यादा मार्जिन भी कमा सकता है और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी रख सकता है। इसीलिए कहते हैं कि बड़ी कंपनीज का असली पावर उनका सिर्फ ब्रांड नहीं, उनका स्केल भी होता है। और इसकी बात आती है पेप्सिको की सबसे बड़ी सुपर पावर, पेप्सिको का ब्रह्मास्त्र, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, स्टिंग का सेलिंग प्राइस है 20 रुपया, लेकिन स्टिंग पर जो टोटल टैक्स लगता है वो है 40%, 28% जीएसटी और 12% सेस। तो पेप्सिको के 20 रुपए के रेवेन्यू में से सिर्फ 12 रुपए बचते हैं। अब ये देखिए, पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है वो इस तरीके से काम करती है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स और सोर्सेज कहती हैं कि इनकी सप्लाई चेन शुरू होती है सुपर स्टॉकिस्ट से, जिनको पेप्सी अपने प्रोडक्ट्स बेचता है। फिर ये सुपर स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं और इसमें सुपर स्टॉकिस्ट का मार्जिन होता है लगभग 2%। फिर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेचता है एट 3 to 5% मार्जिन। फिर होलसेलर रिटेलर को बेचता है एट 3 to 5% मार्जिन। और फिर रिटेलर कस्टमर को बेचता है एट 8 to 10% मार्जिन। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर एक छोटी कंपनी पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनी के साथ कंपीट करे तो उसके लिए मार्केट में टिकना कितना मुश्किल है। पेप्सिको स्टिंग बेचता है 20 रुपीज में, लेकिन एरेटेड ड्रिंक्स पर इंडिया में 40% का टैक्स लगता है। तो 20 रुपीज में से 8 रुपीज निकालें तो सिर्फ 12 रुपए का रेवेन्यू पूरे सप्लाई चेन के लिए बचता है। अब अज्यूम करते हैं कि पेप्सिको इन्हीं मार्जिन पर ऑपरेट करता है, तो एक एवरेज लेके एस्टिमेट करते हैं कि पेप्सी के पास कितना मार्जिन बचता होगा। हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनी सुपर स्टॉकिस्ट को स्टिंग बेचती होगी 9.55 रुपीज में। सुपर स्टॉकिस्ट 0.19 रुपीज का मार्जिन लेके डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता होगा 9.74 रुपीज में। डिस्ट्रीब्यूटर 0.513 का मार्जिन लेके बेचता होगा 10.26 रुपीज में, और ये वो बेचेगा होलसेलर को। और होलसेलर 0.54 रुपीज का मार्जिन लेके 10.8 रुपीज में बेचता होगा रिटेलर को, जो 20 रुपीज में प्रोडक्ट बेचता है कस्टमर को। तो 20 रुपीज में से 8 रुपीज निकलता है टैक्स और रिटेलर को बचता है 1.2 रुपीज, यानी 10% मार्जिन। यानी ये जो 9.55 रुपीज का मार्जिन है, इसमें ही पेप्सिको को स्टिंग की मैन्युफैक्चरिंग भी करनी होगी, मार्केटिंग भी करनी होगी, एम्प्लॉयज की सैलरी भी देनी होगी और प्रॉफिट भी निकालनी होगी। और पेप्सिको के मार्केटिंग बजट को देखें तो उनका रेवेन्यू है 5,900 करोड़ और उनका मार्केटिंग बजट था 694 करोड़, यानी 11% ऑफ रेवेन्यू वो मार्केटिंग में खर्चा करते हैं। यानी अगर स्टिंग 20 रुपीज में बिकता है तो 11% यानी 2.2 रुपीज वो खर्च करते हैं मार्केटिंग में। तो बचता क्या है? 9.55 रुपीज में से 2 रुपीज निकाल दो तो बचेंगे सिर्फ 7.3 रुपीज। 7.3 रुपीज पर बॉटल में पेप्सिको को मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयज का खर्चा और प्रॉफिट्स तीनों देखना होगा। तो सोचो कितना मुश्किल काम है। पेप्सिको जब 1 करोड़ बॉटल बेचेगा तब जाके वो 7.5 करोड़ रुपए कमा पाएगा। अब जरा ये देखो, अगर एक नया ब्रांड, नया मतलब 500 करोड़ का कंपनी भी अगर मार्केट में उतरता है तो उसको इस पूरे सप्लाई चेन में हर किसी को डबल मार्जिन्स देने होंगे। यस, डबल मार्जिन्स। यानी अगर कोई कंपनी 20 रुपीज में स्टिंग जैसी एग्जैक्ट ड्रिंक बेचना चाहे तो उसको मार्केट में ये जो पेप्सी ने 2.44 रुपीज का मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, उसको इसका डबल देना पड़ेगा, यानी 4.8 रुपीज उसको सप्लाई चेन में सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को देना होगा। तो अगर पेप्सी 9.55 रुपीज में अपने प्रोडक्ट को सुपर स्टॉकिस्ट को बेचता है तो वही प्रोडक्ट इस कंपनी को बेचना होगा 4.75 रुपीज में, यानी सिर्फ 4.75 रुपीज में उसको मार्केटिंग, एम्प्लॉइज, प्रोडक्शन और प्रॉफिट सब कुछ संभालना होगा। और जैसा कि हमने देखा, पेप्सी के पास इतना ज्यादा स्केल है कि जो प्रोडक्ट एक छोटी कंपनी 50 रुपए में खरीदती है वही प्रोडक्ट पेप्सी 30 रुपए में बार्गेन करके खरीद सकती है। अब जरा सोच के देखो, एक छोटी कंपनी जहां 5 से 10 करोड़ रुपए भी मुश्किल से जोड़ती है, पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनी सीधा अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बना लेती है। अब आप मुझे बताओ, कोई नया प्लेयर इस मार्केट को कैसे डिसरप्ट कर पाएगा?
कॉस्ट बढ़ाओगे तो कस्टमर छोड़ देगा, मार्जिन कम करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ देगा, प्रोडक्शन कम करोगे तो रॉ मटेरियल्स महंगे हो जाएंगे और मार्केटिंग ज़्यादा करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट कहाँ से निकालोगे? इसीलिए दोस्तों कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एफएमसीजी मार्केट का ब्रह्मास्त्र है। ये थी दोस्तों स्टिंग की कहानी, जिसमें पेप्सिको ने फॉर्मूला, स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके स्टिंग को इंडियन एनर्जी ड्रिंक का बादशाह बना दिया है। और इस कहानी से हमें 3 इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं। लेसन नंबर 1, एफएमसीजी मार्केट में आपका ब्रह्मास्त्र प्रोडक्ट नहीं डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में टिकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। लेसन नंबर 2, चाहे आप कितने भी बड़े ब्रांड हो, हमेशा कॉस्ट एफिशिएंसी पर ध्यान देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में हमने देखा स्टिंग ने जिनसेंग और गौराना जैसे एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स अवॉइड किए, एल्यूमिनियम कैंस अवॉइड किए और प्लास्टिक बॉटल्स को यूज किया। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया और मार्जिन्स बढ़ गए। लेसन नंबर 3, किसी भी मार्केट में एंटर करने से पहले रेगुलेशंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में हमने देखा किस तरीके से 2015 के रेगुलेशंस ने सिंगा, क्लाउड9 और रेस्टलेस जैसे बड़े ब्रांड्स को भी मार्केट से बाहर निकालकर फेंक दिया, क्योंकि उनका फॉर्मूला इन रेगुलेशन से कंप्लायंट नहीं था। लेकिन पेप्सिको ने डे 1 से ही ऐसा फॉर्मूला बनाया जो रेगुलेशन से कंप्लायंट हो, जिसकी वजह से स्टिंग बिना रुकावट के मार्केट में बादशाह बन गया। तो हमेशा याद रखना, अगर आप भारत में 21वीं सदी में बिजनेस करना चाहते हो तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस जानना बहुत बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस लेसन सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।